हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पूंजी लाभ की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन ज्ञात करने के लिए हमें दो शब्दों को समझना ज़रूरी है कि पूंजी और लाभ, इनसे क्या आशय है। तो सबसे पहले हम सामान्य शब्दों में अगर इसे देखें, जो सामान्य शब्दों में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है, यानी कि कैपिटल एसेट। तो हम ये भी समझें कि कैपिटल एसेट या पूंजी संपत्ति से क्या तात्पर्य है। संपत्ति या एसेट्स के बारे में हम पढ़ते आए हैं, हम जानते हैं एसेट क्या होती है, संपत्ति क्या होती है। कैपिटल एसेट क्या होती है उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो पूंजी संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया जाता है, चाहे वे करदाता के व्यापार एवं पेशे से संबंधित हो अथवा नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो संपत्तियाँ, जो भी चल और अचल संपत्ति है, करदाता के व्यापार एवं पेशे में काम आ रही है या उसके व्यक्तिगत प्रयोग में वो काम में आ रही है। यहाँ एक अपवाद है कि निम्नलिखित संपत्तियों को पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो कैपिटल एसेट नहीं कहलाती हैं? उसमें सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड होता है, व्यापारिक रहतिया होता है, अर्थात व्यापार एवं पेशे से संबंधित कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल या निर्मित माल, कोई भी तरह का कंज्यूमेबल स्टोर जो है वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। इसी तरीके से निजी प्रयोग की चल संपत्तियाँ, जो भी करदाता के डोमेस्टिक यूज़ की मूवेबल असेट है, उसे भी कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो करदाता के फर्नीचर, उसकी कार, स्कूटर, टीवी, कूलर, उसके कपड़े, ये सब इसमें शामिल नहीं होते। अब इसमें भी अपवाद है कि जो ज्वेलरी होती है, चाहे वो सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी भी वैल्यूएबल मटेरियल की हो, वो इसको हम उसमें शामिल नहीं करते, यानी कि जो जेवरात है वो निजी संपत्ति नहीं माने जाते। इसी तरीके से प्रेशस और सेमी प्रेशस जो स्टोन्स होते हैं वो भी उसकी निजी प्रयोग की चल संपत्ति नहीं माने जाते। तो कहने का मतलब यह है कि ज्वेलरी और प्रेशर्स और सेमी प्रेशस स्टोन जो हैं, उन्हें भले ही वो करदाता की पर्सनल यूज़ की एसेट है, लेकिन उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है, अर्थात उसे पूंजी संपत्ति माना गया है। इसी तरीके से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि भूमि है, उसे भी यदि उसका हस्तांतरण होता है तो उसे भी कैपिटल एसेट में शामिल नहीं किया जाता। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से अगर हम तात्पर्य लें तो कोई भी ऐसी नगरपालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड जिसकी आबादी 10,000 से अधिक हो, की स्थानीय सीमा में 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से दूरी स्थित हो, ऐसी जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है? ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम इसमें लिए तो स्वर्ण बॉन्ड और विशेष धारक बॉन्ड, इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? देखिए, इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 6.5% गोल्ड बॉन्ड इसमें 1977 में जिसमें आते हैं, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 और राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड 1980 इसमें शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गमित विशेष धारक बॉन्ड्स भी इसमें आते हैं और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा योजना के 1999 के अंतर्गत जारी किए गए स्वर्ण जमा बॉन्ड्स अथवा स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015 के तहत जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये जो असेट्स अभी हमने डिस्कस करी, ये कैपिटल असेट में शामिल नहीं की जाती। अब हम दूसरा शब्द लें, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण। तो पूंजी संपत्ति क्या होती है और क्या नहीं होती, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि हस्तांतरण से क्या तात्पर्य है, हस्तांतरण किसे माना गया है। तो देखिए, हस्तांतरण के अंतर्गत संपत्ति की बिक्री, अदला बदली, त्यागना, अधिकारों का समाप्त होना, किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण हो जाना, व्यापार के स्टॉक में परिवर्तित कर देना, कब्जा देना, बीमित संपत्ति का नष्ट होना,
साझेदारों को संपत्ति का वितरण, साझेदारों द्वारा संपत्ति का फर्म को हस्तांतरण, जीरो कूपन बॉन्ड्स का शोधन आदि को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, नॉर्मली हस्तांतरण से तात्पर्य हम बिक्री से लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ बिक्री के अलावा कई चीज़ों को इन्होंने हस्तांतरण माना है, संपत्ति का ट्रांसफ़र माना है। तो ऐसी स्थिति में जब संपत्ति, किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होता है तो उससे उत्पन्न लाभ जो है वो पूंजी लाभ माने जाते हैं। अब इसमें भी अपवाद है, निम्न को हस्तांतरण नहीं माना जाता, जैसे भेंट एवं उपहार में, वसीयत के अंतर्गत, अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत पूंजी का संपत्ति का हस्तांतरण हुआ हो, हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर संपत्ति का यदि वितरण हुआ है तो ऐसी स्थितियों में हस्तांतरण नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में जब वो हस्तांतरण ही नहीं माना जाएगा तो उस पर पूंजी लाभ की गणना भी नहीं की जाएगी। अब हम देखते हैं पूंजी संपत्ति के प्रकार। देखो, हमने पढ़ा था पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। हमने पूंजी संपत्ति क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसको डिस्कस किया। हस्तांतरण क्या, हस्तांतरण में किसे शामिल किया जाता है और किसे शामिल नहीं किया जाता, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि ये पूंजी संपत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, करदाता की जो पूंजी संपत्तियाँ होती हैं इनको मुख्य रूप से हम क्या कर सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, अल्पकालीन पूंजी संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जो करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से पूर्व 36 माह या उससे कम अवधि के लिए रही हैं, वो क्या कहलाती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाती हैं। यानी कि देखो, यदि किसी करदाता के पास, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, 36 मंथ या लेस देन 36 मंथ, 36 माह और 36 माह से कम यदि करदाता के पास रही है, यानी कि अगर आप सवाल में देखते हैं और ये पाते हैं कि यदि करदाता के पास कोई संपत्ति 36 माह रही है तो वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति ही कहलाएगी। यहाँ भी कुछ अपवाद है। कुछ संपत्तियाँ ऐसी होती हैं जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति उसी दिशा में कही जाएंगी जबकि ये संपत्तियाँ हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 12 माह या इससे कम अवधि के लिए रही हो। यानी कि 36 माह में हम जिन संपत्तियों को ले रहे हैं उसके अलावा कुछ संपत्ति ऐसी भी है जो 12 माह या उससे कम समय के लिए यदि करदाता के पास रही हैं तो उन्हें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में ही शामिल किया जाता है। इनमें किस किस को शामिल किया गया है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित समता या पूर्वाधिकार अंश यूनिट्स को छोड़कर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स, चाहे है ना, वो भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित प्रतिभूतियाँ जैसे कि डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आदि। इसी तरीके से समता उन्मुख पारस्परिक कोष की यूनिट्स, शून्य कूपन बॉन्ड्स, है ना, इन संपत्तियों को अल्पकालीन माना है। लेकिन यहाँ भी 12 महीने की अवधि या इससे कम की अवधि में इन्हें अल्पकालीन माना है। परंतु निम्न संपत्तियाँ को अल्पकालीन पूंजी संपत्ति उसी दशा में कहा जाएगा जबकि ये संपत्तियाँ हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 24 माह या उससे कम अवधि के लिए रही हो। तब ये 24 माह की अवधि किसके लिए ली गई है, कंपनी के सूचित अंश, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, दोनों को ही। अगर वो असूचित अंश है तो 24 माह या उससे कम अवधि के लिए यदि रहे तो वो अल्पकालीन है। इसी तरीके से भूमि या भवन या दोनों, ये जो अचल संपत्तियां हैं ये भी 24 माह या इससे कम अवधि के लिए यदि करदाता के पास रहे हैं तो इन्हें अल्पकालीन माना जाता है। अब आती हैं हमारे पास दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां जो 36 माह से अधिक के लिए करदाता के पास रही हैं। वो संपत्तियां क्या होंगी, दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां कहलाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां वो होती है जो करदाता के पास 36 माह से अधिक के लिए रहती हैं और अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां वो होती हैं जो 36 माह या उससे कम अवधि के लिए रहती हैं। लेकिन आपने देखा कि अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। भूमि एवं भवन के लिए 24 माह या उससे कम,
कंपनी के असूचित अनलिस्टेड शेयर्स, उसमें दोनों शेयर्स हैं, लिस्टेड और प्रीफरेंस और इक्विटी, यदि वो 24 माह या इससे कम के लिए रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। भूमि एवं भवन के अलावा यदि कोई अचल संपत्ति है और वो 36 माह या उससे कम अवधि के लिए रही है तो शॉर्ट टर्म। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जितनी भी होंगी वो सारी क्या होंगी? 12 माह या उससे कम यदि हैं तो वो क्या कहलाएंगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएंगी। और 36 माह से अधिक, 12 माह से अधिक या 24 माह से अधिक जो पर्टिकुलर असेट्स हमने पढ़ी है, यदि वो करदाता के पास रही हैं और उसके बाद यदि उन्हें हस्तांतरित किया गया है तो ऐसी संपत्तियां, क्योंकि दीर्घकालीन संपत्तियां होगी, तो इनके हस्तांतरण से होने वाला लाभ भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। अगली क्लास में मैं आपको पूंजी लाभों के बारे में और भी जानकारी से अवगत करवाऊंगी। धन्यवाद।